हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका कुछ पार्ट किए थे और अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ लेंगे। बहुत सारा मॉडल है, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बहुत मॉडल्स हैं। तो एक माइक का इशू चल रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, तो हम सॉरी फॉर दैट, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो हम अभी माइक चेंज किए हैं, देखते हैं क्या होता है। लग रहा है कुछ हो जाएगा। तो एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं। The observation obtained from the experiments mentioned in the previous section have suggested that the Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charge। तो यहाँ पे जो subatomic particles बोल रहे हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है कि प्रोटॉन होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है कि न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तीन तरह के सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। डाल्टन जी ने क्या बताया था? डाल्टन जी ने बताया था कि जो एटम जो होता है ना, वो इंडिविजिबल होता है। मतलब एटम के अंदर कुछ छोटा छोटा, मतलब डिविजिबल हो ही नहीं सकता वो एटम। ये डाल्टन जी बता दिए। द मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन जी ने तो बता दिया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मतलब डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आया, जो 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 साइंटिस्ट लोग थे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आया? टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम। अब बोल रहे कि जो स्टेबिलिटी कैसे देंगे? टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे हम एलिमेंट का बिहेवियर कर लेंगे, फिजिकल करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, मतलब फिजिकल और केमिकल के डिफरेंस कहाँ से कहाँ करेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है ताकि जो इसका नाम है कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी इसका थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटॉम्स। तो जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटॉम्स से, तो कैसे कैसे फॉर्म करता है एटॉम से। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटॉम। सो एटॉम से एब्जॉर्ब या एमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऐसे हम समझेंगे। मतलब जनरली ये एक प्रॉब्लम्स हो गया जब डाल्टन जी ने बता दिया कि इंडिविजिबल है। फिर फिर साइंटिस्ट ने देखा कि हाँ ये डिविजिबल हो रहा है। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम आए, कैसे स्टेबिलिटी दिए, कैसे हम मतलब कंपेयर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे होगा, ये सब चिंता होने लगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है। जो न्यूमेरिकल्स बनेगा ना, इससे ही बनेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19, इस इतना नहीं याद नहीं रखने का, सिर्फ रखने का 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, दिस मच। प्रोटॉन प्रोटॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है और प्रोटॉन का प्लस हो जाएगा, बस इतना अंतर है। न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं होता है, वो जीरो होता है। रिलेटिव चार्ज -1 +1 0। मास याद रखने का है 9.1 × 10⁻31, 1.6 × 10⁻27, 1.6 × 10⁻27, ये जो ये सेम है। और मास पर यू 0.00054, ये इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्स मास नहीं रखने का ज़रूरत नहीं है। तो वो ज़्यादा याद जो रखना है वो अपना एब्सोल्यूट चार्ज है और एक मास है, ये दोनों याद रखने का ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और मास भी इलेक्ट्रॉन क्या है, कभी कभी दे भी सकता है, लेकिन याद रखना ज़रूरी बात है। इसके बाद जाएंगे, different atomic models were proposed to explain the distributions of these charged particles in an atom. Although some of these models were not able to explain the stability of atoms, मतलब बहुत एटॉमिक मॉडल्स आए, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन मतलब कोई स्टेबिलिटी जो है ना, एटम का जो स्टेबिलिटी कैसे स्टेबल रहेगा वो कुछ समझ नहीं पाए और समझाना भी नहीं चाहे। तो टू ऑफ मॉडल्स हैं, एक होता है कि जे थॉमसन एंड द अदर प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन सर है और यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर हैं। तो जे थॉमसन जो मॉडल प्रपोज किया है वो हम आगे पढ़ लेंगे क्या क्या प्रपोज किया है।
मतलब छोटा से मतलब याद रखना है, कॉपी बनाने का है, उसमें लिखना है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉम, उसको अंदर क्या किया, क्या काम किया, सब लिखना है थोड़ा थोड़ा सा, तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो याद रखने के लिए। J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape. 1898 में क्या बोला J.J. थॉमसन ने, बोला कि जो एटॉम है एक स्फेरिकल शेप है, उसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर है, याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। In which the positive charge is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. तो इलेक्ट्रॉन जो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो खुद में टाइम मान लो, ये जो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब एक पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर एक नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब ये जो मॉडल है ये सिमिलर होता है कि प्लम पुडिंग, रेजिंग और वाटरमेलन। अब देखें कि जो वाटरमेलन होता है, कि वाटरमेलन ये होता है, ये इसका पार्ट ग्रीन होता है और अंदर का पार्ट लाल होता है विथ सम सीड्स इन इट। सो बेसिकली it looks like that only, the Thomson model of an atom. That's why it got different names such as plum pudding model, raisin pudding or watermelon model. This model can be visualized as a pudding or watermelon of a positive charge with plums or seeds electron embedded into it. जो हमने बताया, जो वाटरमेलन है वो उसका पॉजिटिव है और अंदर जो सीड्स है वो एक नेगेटिव चार्ज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. तो एक बढ़िया लाइन लिखा गया है कि an important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over an atom. ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जे थॉमसन का जो मॉडल है वो में लिखा गया है। तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल बताया गया जा रहा है, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फीचर जो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल है, रेजन पुडिंग मॉडल है, जो थॉमसन ने प्रपोज किया है, जो उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो मास ऑफ द एटम है, जो एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास ऑफ द एटम क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सही जगह में, सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा जगह में, जितना मतलब अब मेरे वाटरमेलन उठा लीजिए, एक साइड में अगर मान लीजिए ये एक वाटरमेलन है, अगर आप ये साइड खाएंगे जितना शुगर होगा उतना ही आपका होगा, अगर आप ये साइड खाएंगे उतना ही टेस्ट होगा, सेम टेस्ट होगा। तो इसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो मॉडल है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे देखते हैं। Although this model was able to explain the overall neutrality of an atom but was not consistent with the results of later experiments. ये जो मॉडल दिया है जे थॉमसन सर ने, स्टेबिलिटी तो दिखा सकता था, स्टेबिलिटी दिखा दिया, जो उन्होंने माना कि जो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर नेगेटिव इम्बेडेड है, इसके अंदर तुम न्यूट्रलिटी समझ सकते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेके जीरो होगा, ये न्यूट्रलिटी हो सकता है, लेकिन वॉज नॉट कॉन्सिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसको मतलब ठीक ठाक रहता नहीं है, कॉन्सिस्टेंट नहीं रहता है। थॉमसन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 for his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gas। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में चला गया थॉमसन, क्या क्या काम किए, क्यों उसको नोबेल प्राइज मिला, कब मिला, 1906 में मिला, क्यों मिला, फॉर द थियोरिटिकल एंड द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप लोग खुद पढ़ लेना, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट स्टोरी लाइक मटेरियल है, क्वेश्चंस आने का बिल्कुल संभावना नहीं है, जस्ट स्टोरी आप जैसे रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे जाएंगे हम रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे जो दोनों इंसानों ने मॉडल बनाया, एक है जे थॉमसन
प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, और बोल सकते हैं कि हम एप्पल पाई मॉडल। जो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड रहेगा उसको हम बोलते हैं कि थॉमसन का मॉडल। और आगे हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटॉम। तो जो रदरफोर्ड होते हैं वो भी एटॉम न्यूक्लियर मॉडल दिए थे एटॉम के लिए। तो रदरफोर्ड एंड इट्स स्टूडेंट्स हैंस जैगर एंड अर्नेस्ट मैडसन bombarded very thin gold foil with alpha particles। तो बताया गया है कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है, लेकिन जो काम किए उन्होंने स्टूडेंट किए हैं। क्या क्या स्टूडेंट का नाम क्या है? हंस गैगर एंड अर्नेस्ट मैडसन, जो उन्होंने स्टूडेंट काम किया है। चलिए डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। डायग्राम पे bombarded very thin gold foil with alpha particles। so this is an alpha particles, this is an alpha particles। अल्फा पार्टिकल से मतलब बोम्बार्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे लीड प्लेट लगाया गया है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके अंदर गोल्ड फॉइल है। तो जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, देखिए नीचे में देखते हैं, अच्छा डायग्राम दिया है। अल्फा पार्टिकल जा रहा है गोल्ड फॉइल के अंदर, जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कुछ जहाँ जैसे जा रहा है वैसे ही आ रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं पास कर रहे हैं, और कुछ डिफ्लेक्टेड भी हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। ये जो है स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ गोल्ड फॉइल, जो जैसे कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से लिड प्लेट को मतलब जाता है, उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट में जाता है, उसके बाद गोल्ड फॉइल में रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा स्कैटरिंग होता है। इसीलिए मतलब यहाँ पे देखते हैं स्कैटरिंग है, इसलिए अपना नाम पड़ा है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आगे देखते हैं, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग, व्हेन अ बीम ऑफ अल्फा particles is shot at a thin gold foil, most of them passes through without much effect, some however are deflected। ये जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये बता सकते हैं किसी का कंक्लूजन है। रदरफोर्ड जो किए थे उसका कंक्लूजन है, व्हेन अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज शॉट एट अ थिन गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू विदाउट मच इफेक्ट, सम हाउएवर आर डिफ्लेक्टेड। तो इसके बाद क्या क्या मतलब इसका अगर एक्सपेरिमेंट होता उसका तो रिजल्ट तो निकलेगा ना। तो हम पहले रिजल्ट पढ़ लेते हैं कि रिजल्ट क्या क्या निकले। A stream of high energy alpha particles from radioactive sources was directed at a thin foil, thickness 100 nanometer of gold metal। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लिया गया है विथ अ थीन फॉइल। इसका जो थिकनेस है कितना दिया गया है? 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड फॉइल। द थीन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड। जो यहाँ पे जो स्क्रीन दिया है, फोटोग्राफिक प्लेट दिया है, वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है? ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS। When alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रक किए द स्क्रीन में, एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ, बहुत एनर्जी से हुआ ना, बहुत एनर्जी से हुआ, तब एक लाइट ग्लो किया। ग्लो, जब लाइट ग्लो करेंगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? इसलिए हम यूज़ करते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट मेड अप ऑफ फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड, मतलब जब लाइट पड़ता है उसमें तो ग्लो करता है। द रिजल्ट्स ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेरिमेंट हुआ तो रिजल्ट तो आएंगे ही ना। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉम, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom। जो थॉमसन ने बोला कि जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का जो पार्ट था थॉमसन के मुताबिक, तो मास ऑफ ईच गोल्ड एटम, जो गोल्ड एटम था ना द फॉइल, शुड हैव बीन इवनली स्प्रेड ओवर द एंटायर एटम। जो इवनली स्प्रेड होगा एंटायर एटम पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। It was expected that the particles would slow down and the change direction only by small angles as they pass through the foil। It was observed that, तो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद रिजल्ट्स क्या क्या निकला।
ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, मतलब कोई अगर एक्सपेरिमेंट उसके बाद तो रिजल्ट तो निकलेंगे ही ना। तो रिजल्ट क्या निकला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसे कि दिखा गया इन डायग्राम में, अल्फा पार्टिकल गया गया गया, कोई कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, एकदम सीधा गया। A small fraction of alpha particles was deflected by small angles। तो मतलब जाते 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 थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा गया। That is when deflected by nearly 180 degree on the base a very few particles, कितना 20,000 में एक, 20,000 में एक बाउंस बैक किए, मतलब जैसे जा गया वैसे ही आ गया। मतलब अगर मानते हैं कि हम इस तरफ से जाए, जो गोल्ड फॉइल है उसको हम स्ट्राइक किए, उसके बाद मतलब अगर इस तरफ जाए गोल्ड फॉइल है, उसके बाद फिर हम इसी ओर आ गए। On the basis of the observations, Rutherford drew the following conclusions regarding the structure of atom। अभी रदरफोर्ड का देख लेते हैं, उन का क्या मानना है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम के लिए। Most of the space in the atom is empty as most of the alpha particles passed through the foil undeflected। उन्होंने बोला कि जो एटॉम का जो स्पेस है वो एम्प्टी है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स था वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया। मतलब मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा किए, उसके बाद देखिए ये जो एटॉम है, एटॉम के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अगर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जाए तो पास कर जाएगा, अगर यहाँ जाए तब भी पास कर जाएगा, अगर यहाँ जाए तब भी पास कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जाए, जो अगर टकराए तो थोड़ा स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एम्प्टी है, वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, इसीलिए ना अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला जा रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए। तो ये इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो है एक वॉइड स्पेस है और एम्प्टी स्पेस है। A few positively charged alpha particles were deflected। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो यहाँ पे टकरा देगा, टकर जाएगा यहाँ से, तो वो यहाँ पे टच हो गया, उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गया। The deflection must be due to the enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson has presumed। The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charged alpha particles। Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small। तो मतलब अगर ये एटॉम है, एक जो एटॉम है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, वॉल्यूम में बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल, अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तब भी होगा, मतलब इतना ही स्मॉल है। द रेडियस ऑफ द एटॉम इज -10⁻⁻10 मीटर। जो रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, while the nucleus is -10⁻15 मीटर। One can appreciate the difference in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus, then the radius of the atom would be about 5 kilometers। तो मतलब अगर ये इतना है, मतलब यहाँ से इतना 5 किलोमीटर्स है, और एक क्रिकेट बॉल अगर रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, तो आप समझ सकते कितना बड़ा आपका एटॉम है और कितना छोटा, उसके सामने कितना छोटा न्यूक्लियस है। On the basis of above observations and conclusions, Rutherford proposed the nuclear model of atom। According to this model, तो रदरफोर्ड ने क्या, कौन सा मॉडल निकाला था? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद थोड़ा सा उसका कंक्लूजन्स दिए, उसके बाद प्रपोज करने जा रहा है जो न्यूक्लियर मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक क्या क्या होगा। The positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in the extremely small region। तो ये जो एटॉम
एटम है, इसका अंदर जो न्यूक्लियस है जो इस पार्ट में डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है और इस पार्ट में बिल्कुल नहीं है, इस पार्ट में बिल्कुल नहीं है, इस पार्ट में डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इस स्मॉल रीजन में डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है. दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. तो ये जो न्यूक्लियस हम बता रहे हैं उसके पहले कोई नहीं जानता था ये जो पार्टिकल्स है ये न्यूक्लियस है. रदरफोर्ड ने नाम दिए जो ये पार्टिकल्स है जो कंसेंट्रेटेड है इन द स्मॉल रीजन, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. जो ये जो न्यूक्लियस है is surrounded by electrons, मतलब ये जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कंटिन्यूअसली घूमता है, हाई स्पीड में घूमता है इन द सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of the sun and the electrons that of revolving planets. तो जो सन होता है, जो सन सेंटर में होता है, उसके अगल बगल प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे आपको पता है मरकरी, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो अगल बगल पूरा घूमता है, एकदम रिप्रेजेंट करता है कि जैसे सोलर सिस्टम घूमता है, ऐसे ही अपना इलेक्ट्रॉन्स भी घूमता है न्यूक्लियस के अगल बगल. इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे कि अपना जो सन है, अर्थ और सन का जो अट्रैक्शन है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन है. उसका जो फोर्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. एज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो प्रोटॉन का जो चार्ज है कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस is equal to the atomic number. For example, the number of protons in the hydrogen nucleus is 1 and the sodium atom is 11. Therefore, their atomic numbers are 1 and 11 respectively. तो जो हाइड्रोजन आपने देखा कि हाइड्रोजन ही, जैसे कभी कोई लोग ऐसे लिखता है, कोई लोग मतलब किसी बुक में ऐसे दिया है, सब सेम है. तो ये जो पार्ट है ये एटॉमिक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1. जो हाइड्रोजन का जो आप कन्फिगरेशन भी देखेंगे, उसका तो 1 है, तो 1 होगा. तो हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन, तो उनका न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. और सोडियम जो एटॉमिक नंबर है उनका टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है. तो एटॉमिक नंबर हो रहा है कि 11 और हाइड्रोजन के लिए 1 है. In order to keep the electrical neutrality, the number of electron in an atom is equal to the number of protons. तो एक एटॉम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1 and 11 रेस्पेक्टिवली. तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम में कितना प्रोटॉन्स रहता है, ये भी हो सकता है एक डेफिनेशन. और दूसरा भी डेफिनेशन हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम में. While the positive charge of the nucleus is due to protons, the mass of the nucleus due to protons and neutrons. As discussed earlier, protons and neutrons present in the nucleus are collectively known as nucleons. जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो नामकरण किया है, जो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने नामकरण किया है, उसके पहले जो बताया जाता है न्यूक्लियस का नाम था वो था न्यूक्लियॉन्स, जो कलेक्टिवली था. मतलब कलेक्टिवली मतलब इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था,
उसको एकदम एक साथ बोलते हैं कि नो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस हम अभी बोल रहे हैं उसको पहले बोला जाता था न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद देखते क्या है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज द मास नंबर। तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट मास नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर समझ गए, इसके बाद हम मास नंबर, कितना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इसको हम बोलते हैं कि मास नंबर। तो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इसके बाद हम जाएंगे कि आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे आइसोबार्स और आइसोटोप्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। The composition of any atom can be represented by using the normal element symbol with a superscript on the left hand side as the atomic mass number and the subscript on the left hand side as the atomic number। जैसे कि दिया गया रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब यहाँ पे जो x है इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं ऐसे a, इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं z। जो a है यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर है एंड द जो atomic mass number A and the subscript Z, subscript Z. Isobars are the atoms with same mass number but different atomic number। तो isobars isotopes में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, और अच्छे से अगर नहीं किया तो हो जाएंगे थोड़ा सा गलत। तो जो आइसोबार्स है ना, आइसोबार्स बोलता है कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि ये जो है ये आइसोबार्स है। क्या क्या है, 14C6 एंड 14N7। यहाँ पे जैसे कि अपना ए है, ए क्या है, मास नंबर, जो मास नंबर यहाँ पे दोनों ही 14 है। तो ये होता है कि आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, इसको हम बोलते हैं कि आइसोबार्स। ऑन द अदर हैंड एटॉम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, एक होता है कि प्रोटियम, एक होता है ट्राइट्रियम, एक होता है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का जो होता है कि 1H1, उसके बाद होता है कि 1H2 जो लिखा होगा शायद यहाँ पे, वो ट्राइट्रियम में 2D बोलते हैं, 2D1, दिस वन 3T1, ऑल दिस वन आर सेम, दिस वन आर सेम, दिस वन आर सेम। उसके बाद अगर बोलेंगे कि 3T1, नीचे का जो पार्ट है 1 है वो सेम रहेगा। तो आइसोबार्स में होता है कि जो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में होता है कि डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। तो अंतर बहुत है आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, तो अच्छे से एकदम याद करके जाइएगा। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस भी लिख लेंगे, बार कॉपी में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। दिस आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटियम। जो हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप्स है वो मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखा गया है। दिस आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटियम। रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम कंटेन्स 2 अदर आइसोटोप्स। द one containing 1 proton and 1 neutron is called deuterium, and the other one possessing 1 proton and 2 neutron is called tritium. The latter isotope is found on the trace amounts of the earth. Other एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉमनली ऑकरिंग आइसोटोप्स, जैसे कि कार्बन का जो है, कार्बन का 3 आइसोटोप्स है, 12C6, 13C6, 14C6। आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है 666, दिस विल बी ऑल सेम। क्लोरीन कंटेनिंग अगर सेम होगा तभी हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप, अगर सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि आइसोबार्स। अगर ऊपर सेम है तो आइसोबार, अगर नीचे सेम है तो आइसोटोप्स। सिंपल सा फंडा है एकदम। क्लोराइन एटॉम्स containing 18 and 20 neutrons besides 17 protons. Lastly, an important point to mention regarding isotopes is that chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons, which are determined by the number of protons in the nucleus.
Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of the element. Therefore, all the isotopes of the given element show some chemical behavior. Same chemical behavior. ये पे जो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे assertion reason आता है कि ये टॉपिक को लेके ये टॉपिक बोलेगा कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो सम सेम केमिकल बिहेवियर assertion रीजन में, तो यहाँ पे रीजन होगा ये वाला, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं कि जो ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड का मॉडल का, जो ड्रॉबैक्स है इसी आपको लोगों को पता है कि अगर पढ़ लेंगे लिख लेंगे तभी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होता ही रहता है, कुछ ना कुछ छूट भी जाता है। एग्ज़ाम अगर कल है परसों है तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो हमेशा हर इंसान का गलती रहता है और रदरफोर्ड जी का भी गलती था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। As you have learned above, Rutherford nuclear model of an atom is like a small scale solar system with the nucleus playing the role of the massive sun and the electrons being similar to the lighter planets. तो जैसे कि बोल रहे हैं कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है जो सोलर सिस्टम है, न्यूक्लियस को यहाँ पे सन से और इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ को प्लैनेट से कंपेयर किया जा सकता है। When classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planets describe well-defined orbits around the sun. तो जो सन है मतलब ये तो और मानते हैं कि ये सन है, इसके अगल बगल ऑर्बिट होगा, इसके और ऑर्बिट होगा, मरकरी होगा यहाँ पे वेनस होगा, इसके बाद और ऑर्बिट होगा, यहाँ पे अर्थ होगा, इसके बाद मार्स होगा। तो एक डेफिनाइट पाथ है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स है। जो सन है इसका ऑल डिफाइंड ऑर्बिट्स है, यही सेम पाथ होगा जो इसको अर्थ को फॉलो करना है, मार्स को फॉलो करना है। ये जो मार्स है यहाँ पे नहीं जा सकता कि हम अर्थ का ऑर्बिट को फॉलो करेंगे, इसका डिफाइंड है, एकदम पाथ डिफाइंड है, तुमको इसी रास्ते में जाने का है। The gravitational force between the planets is given by the expression g m1 m2 by r square, where m1 and m2 are the masses and g is the universal gravitational constant and r is the distance of the separation of the masses। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन में क्लास 11 फिजिक्स में ग्रेविटेशन ये होता है कि g इज इक्वल्स टू होता है कि g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे g होता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, m1 होता है एक मास, m2 होता है दूसरा मास, और उसका अंदर जो डिफरेंस होता है मतलब डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसमें उसका स्क्वायर करने का। तो ये मैं ग्रेविटेशनल फोर्स में बताए जाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स में। अभी केमिस्ट्री में इतना ही याद रखना। The similarity between the solar system and the nuclear model suggests that the electron should move around the nucleus in well-defined orbits। तो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी होगा ना, मतलब रदरफोर्ड जी ने बताया कि सोलर सिस्टम और न्यूक्लियर मॉडल और जो सन प्लानिटरी मोशन जो हो रहा है वो भी मतलब सिमिलर होगा। Further, the Coulomb forces k q1 q2 by r square, where q1 q2 are charges। तो मतलब यहाँ पे जो masses को लेके हुआ था, masses का जो distance है उसके लेके हुआ, यहाँ पे charges का होगा, q1 q2 are the charges and r square the distance, k is the constant, proportionality constant between electron and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit because of the changing direction। So an electron in a nuclear model describing planets like orbits is under acceleration। Of course, जो भी planets घूम रहे हैं उसके हमारे पास अपना जो अर्थ है उनको भाई सेम एक्सेलरेशन है, उसको भी एक्सेलरेशन जाता है। According to the electromagnetic theory of Maxwell, charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation
Therefore, an orbit electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by the radiation comes out from the electronic motion. The orbit will thus continue to shrink. Calculations show that it should take an electron only 10 to the power minus 8 seconds to spiral into the nucleus, but this does not happen. मतलब यहाँ पे जो बताया गया है, जो मैं बता दूंगा इसको अच्छे से बता दूंगा। Wait, let me first zoom in first to get a clear page. करेक्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये मतलब मान लेते कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल ऐसा होगा, ऐसा हो जा रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऐसे जाके जाके तो अपना न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर हम अच्छे से करेंगे, देखिए दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना न्यूक्लियस है, ये एक जा रहा है ऐसे। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसके बाद 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 तो अपना न्यूक्लियस में गिर जाएगा ना। तो यही एक ड्रॉबैक दिया गया है और इसीलिए रदरफोर्ड जी भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी ड्रॉबैक के लिए ये बोल रहे कि अगर इलेक्ट्रॉन जाए 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 उसके बाद तो ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो कैसे की स्टेबिलिटी रहेगा ही नहीं। अगर गिर गया तो स्टेबिलिटी कैसा होगा, स्टेबिलिटी रहेगा नहीं। इसीलिए रदरफोर्ड जी भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए अभी तक। ओके, नेक्स्ट। If the electrons were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electrons would pull the electrons towards the nucleus to form a miniature version of Thomson's model of atoms. Another serious drawback of the Thomson model is that it says nothing about distribution of the electron. तो जो मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ये सीरियस ड्रॉबैक माना जाता है। जो नंबर मॉडल है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द एटॉम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन थॉमसन जी ने बताया कि जो ये पे पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर नेगेटिव जो सीड्स के लाइक वाटरमेलन के जो सीड्स है वो एम्बेडेड है, वो हमको पता चल रहा है। लेकिन रदरफोर्ड जी ने नहीं बताया कि क्या कैसे electrons distributed है over the atoms, distribution of the electrons around the nucleus and energies of these electrons. So आज इतना ही होगा। इसके बाद हम डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर मॉडल, इसके बाद बोर नील बोर आए, इसके बाद हम उन्हों का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और कंक्लूजन्स भी पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।